नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आयुर्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही जो शब्द है वो आता है कि जीवन का विज्ञान और सबसे पुराना उपचार। जी हाँ, आज हम उसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करने आए हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद का इस्तेमाल करके आप अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं और आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो आइए डॉक्टर विवेक गुप्ता जी की आयुर्वेदिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। डॉक्टर साहब, जब भी हम किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमें बीमारियों का इलाज वो वात पित्त कफ के फॉर्म में बताते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप दर्शकों को बताएं कि ये वात पित्त कफ क्या है और इसका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। रिमझिम जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। वात पित्त कफ का कंसेप्ट जो है हमारे दर्शकों के लिए तो जरूरी है ही है। मेरा मानना यह है कि ये हमें हाई स्कूल लेवल तक के लेवल में भी बच्चों के सिलेबस में डाल देना चाहिए। मैं तो बल्कि चाहूँगा कि हमारा जो MHRD मिनिस्ट्री है उसका जो हमारे NCERT वगैरह का जो सिलेबस है उसमें इसको ऐड ऑन करे ताकि वो बच्चे अपने हाई स्कूल लेवल पे ही वात पित्त कफ के कंसेप्ट को जान लें। बिकॉज ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है और साइंटिफिक कंसेप्ट को अगर वो जान लेंगे तो जब वो बड़े होकर या उस समय में किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास अगर जाएंगे तो बड़ी आसानी से वो हमारा कंसेप्ट है आयुर्वेद के अंदर उसको समझ पाएंगे और जब समझ पाएंगे तो ईजिली वो अपने आप को जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वात पित्त कफ बेसिकली है क्या। वात पित्त कफ एक त्रिदोष है वो जो कि हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और जब तक ये त्रिदोष दूषित ना हो या फिर विटेलिएट ना हो, जो कम या ज़्यादा ना हो, एक बैलेंस फॉर्म में हमारी बॉडी में ये चलते हैं। अगर वात का कभी कम होना या बढ़ना हो गया, पित्त का कम होना या बढ़ना हो गया, कफ का कम होना बढ़ना हो गया, नॉर्मल लेवल का उसके प्राकृतिक संगठन से, प्राकृतिक स्ट्रक्चर के से अगर वो कम ज़्यादा हो गया तो यह एक त्रिदोष डिजीज का रूप ले लेता है, बीमारी का रूप ले लेता है। तो जब हम लोग कभी किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हैं और वह वात पित्त कफ के कंसेप्ट को बोलता है सिंगल में या वात पित्त कफ को कोलैबोरेट करके 2 दोषों को कोलैबोरेट करके 3 दोषों को कोलैबोरेट करके बोलते हैं, तो इसका मतलब वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये त्रिदोष हमारी बॉडी में विटेलेट हो रहे हैं, यानी कि बिगड़ रहे हैं, अपने एक प्राकृतिक संरचना से बिगड़ रहे हैं। अब वात हमारी बॉडी में और पित्त हमारी और कफ हमारी बॉडी में शुश्र जी के अनुसार, आचार्य शुश्र जी के अनुसार सभी तीनों चीज़ें 5-5 तरह की हैं। अगर मैं वात की बात करूं तो वात इज ए कम्बिनेशन ऑफ द वेव्स एंड द एयर। दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एयर एंड वेव्स। और इसके अंदर जो है आकाश महाभूत यानी कि जो वेव्स हैं वो एक सब एटॉमिक स्ट्रक्चर है और जो कि हमारा एयर है वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आपको पता है, अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो एयर कैसे बनती है, तो एयर कन्वेंशन से बनती है। जब एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे, कन्वेंट करेंगे एक जगह से हायर प्रेशर टू लोअर साइड, तो जब वो मूव करती है तो एयर कहलाती है। जैसे एयर हमारे इन्वायरमेंट में चलती है वैसी कुछ एयर हमारी बॉडी में भी चलती है। वो एयर्स को जो गवर्न करता है हमारी बॉडी के अंदर वो वेव्स करती हैं। और वो वेव्स कहाँ से पल्सेट होती हैं? वो वेव्स हमारे ब्रेन से, हमारे पोन से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से पल्सेट होती हैं। वो उसकी पल्सेशन से, उन वेव्स की पल्सेशन से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी तरह की मूवमेंट्स होती हैं और वो मूवमेंट्स 5 तरह की मूवमेंट्स आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं। उसके अंदर मूवमेंट्स में अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो मूव कर रहा है वयान वायु, उस वायु को हम बोलते हैं वयान वायु। जैसे वेसल्स के अंदर ब्लड चल रहा है, आर्टरीज में जो ब्लड पल्सेट होता है वो उसके माध्यम से होता है। मैं लंबी ब्रीथ ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो ये प्राण वायु के माध्यम से हो रहा है। अगर मेरे बॉडी में अपर एब्डोमेन के अंदर जो एयर मूव कर रही है वो उदान वायु से मूव कर रही है। जो मेरी लोअर एब्डोमेन के अंदर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे यूट्रस के अंदर, हमारी जो यूरेटर्स हैं, हमारे ब्लैडर्स हैं,
और यूरेथ्रा है, उसमें जो इरिटेशन का काम कर रहे हैं, बाहर निकालने का काम कर रहा है, वो अपान वायु कर रही है। मैं बोल रहा हूँ, यह वायु जो है बेसिकली इस वायु के माध्यम से जो प्राणवायु जो है चेंज होकर के मेरे को बुलवा रही है। इस तरह की जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर एयर और वेव्स के माध्यम से जो वातिक एक्टिविटी हो रही है, दैट इज कवर्ड अंडर वात। और यही वात की एक्टिविटीज अगर मेरी बैलेंस फॉर्म में चल रही हैं तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, फिट हूँ, और अगर ये विटेलेट हो गई तो मैं डिजीज्ड हो गया। डिजीज यानी कि अनईजी हो गया, ईज में डिस हो लग गया तो डिसीज हो गया। अब वो डिसीज बेसिकली विटेलेशन से हुआ है, जब तक वो वापस बैलेंसिंग नहीं होगी उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर, जो प्रोपोर्शन मेरे को अपनी एनवायरमेंट से, प्रकृति से मिल रहा है, तब तक मैं डिजीज रहूंगा। इसी तरह जो 5 तरह के पित्त सुश्रुत जी ने हमें बताए हैं, जिसके अंदर हमारा रंजक पित्त है, पाचक पित्त है, और इन 5 तरह के पित्तों के अंदर हम लोगों को पता लगता है कि हम लोग की जो बॉडी की ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हो रही हैं वो इस चीज़ को डिनोट करती हैं। आलोचक पित्त आंखों से होती है, हमारे आंखों के अंदर ग्लैंड्स हैं, नंबर ऑफ ग्लैंड्स हैं, दैट इज रिफ्लेक्ट द आलोचक पित्त। तो बॉडी का जो कलर बेसिकली निकल के आ रहा है, मतलब मेरे जो सिक्रीशन जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो मेरे रंजक पित्त से रिलेटेड हैं। पाचक पित्त जो मेरी गैस्ट्रिक जूसेस मेरी बॉडी में मेरे इंटेस्टाइन्स में और मेरे अपर एब्डोमेन में निकल रहे हैं, दैट इज कोरिलेटेड विद दी पाचक पित्त। तो इस तरह के हमारे बॉडी में जो पित्त की सिक्रीशंस, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हो रही है, ग्लैंड से सिक्रीशंस हो रही हैं, चाहे वो पिट्यूटरी से हैं, चाहे वो मास्ट सेल्स ग्लैंड से हैं, चाहे वो लीवर से हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो फॉलिकुलर सिक्रीशंस हो रही हैं वुमेन्स के अंदर, जिनसे उनका मेस्ट्रुअल साइकिल जनरेट हो रहा है, वो सब के सब हमारे पित्त से रिलेटेड हैं। तो महाभूतिक स्ट्रक्चर जो पित्त का बनता है वो अग्नि महाभूत और जल महाभूत का बनता है। तो जो ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलती है, वो सिक्रीशन जो है वो एक अग्नि को लिए और एक जल को लिए होती है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन पित्तज कहलाता है। जब ये नॉर्मल है तो पेशेंट नॉर्मल फील करता है। जब ये सिक्रेशन हाइपर हो जाए या कम हो जाए नॉर्मल लेवल से, जैसे अगर आप कभी थायराइड ग्लैंड को चेक कराने गए थे, आपने TSH लेवल चेक कराया, वो एक नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल लेवल बेसिकली वो थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर मैं TSH नॉर्मल लेवल की बात करूं तो मान लो वो हमारी बॉडी के अंदर 0.5 टू 4.5 5.5 टाइटर में मूव कर रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा वेट होगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बेसिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से है, या उसके फैक्टर्स आगे फ्री हार्मोन्स T3 T4 हमारे जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं, वो अगर अनबैलेंस हो रहे हैं उन पर्टिकुलर ग्लैंड से, तो इसमें पित्त का जो हमारा सिक्रीशंस है वो विटिलेट हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो वो पित्तज विकार हो गया। तो कितनी सुंदरता से वात और पित्त का वर्णन हमारी क्लासिकल बुक्स में, आयुर्वेदिक बुक्स में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर मैं आता हूँ कफ के मामले में, कफ बेसिकली इज ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे पृथ्वी महाभूत है और जल महाभूत है। तो उस पृथ्वी महाभूत जल महाभूत की अगर मैं अपने शरीर से कोरिलेशन करूं, तो मेरे शरीर में जो मेरी बोन्स हैं, मेरे ब्लड टिश्यूज हैं मेरे, उसके अंदर जो उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, महाभूत जो जिस महाभूत से बना हुआ है, महाभूत यानी कि बेसिकली भूत यानी कि जो एग्जिस्ट करता है पूरी सृष्टि के अंदर, उस तरह जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कफ का, वह हमारा पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है। लाइक अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, उस बिल्डिंग के अंदर जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो यूज होता है, वो सीमेंट, बजरी, रेत, ये जो सामान इस्तेमाल होता है, ये हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि यह पृथ्वी महाभूत है, और जल के साथ हम उसका कॉम्बिनेशन करके स्ट्रक्चर को फ्रेम बनाते हैं। तो वही तरह से हमारा जो स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कफ महाभूत से बन रहा है। और ये कफ महाभूत हमारी बॉडी में फिर 5 तरह का है। इसके अंदर हमारा श्लेष्मक हो गया, अवलंबक हो गया, क्लेदक हो गया, इस तरह के 5 तरह के कफ्स हैं। उनका साइड जो है चेस्ट के अंदर हमारा अलग से कफ हो गया, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में अलग से हो गया। तो ये अलग अलग तरह के कफ्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और इन 5 तरह के कफ्स के अंदर बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन का है। बॉडी में जहां भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो कफ को डिनोट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो कफ को डिनोट करने वाली चीज और उस कफ से होने वाली सिक्रीशन, दैट इज काउंटेड इन द कफ रोगा। अगर वो सिक्रीशन ज्यादा हो रही है या वो कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ गया है, मान लो किसी को अर्बुद हो गया है, अर्बुद मीन टू से कैंसर हो गया है। कैंसर ये नहीं कि मैं कोई आपको मैलिग्नेंट कैंसर की बात कर रहा हूँ, कोई सिंपल ग्रोथ भी हो गई जिसे हम बेनाइन ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द कफ महाभूत। तो उस कफ महाभूत के अंदर जब वात उसको इनिशिएट करता है तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन बढ़ जाता है। तो ये वात पित्त कफ का सुंदर तरीके से आयुर्वेद में वर्णन दिया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वात पित्त कफ के बारे में बताया, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। वैसे ही बहुत सारे टर्म्स है ऐसे आयुर्वेदा में जिनके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे हमने एक सतवराज तम पद सुना है आयुर्वेद में। मैं जानना चाहूंगी कि सतवराज तम क्या है और किस तरीके से वो हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखता है। सतवरजतम की कंसेप्ट है, जैसे शारीरिक दोषिस के अंदर हमारा वात पित्त कफ का कंसेप्ट है, उसी तरह
मानसिक दोषों के लिए हमारा सतवरजनतम का कंसेप्ट है। सतवरजनतम तीनों हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्जिस्ट करने भी चाहिए। अगर कोई ये बोले कि मेरे को अपनी बॉडी से तामसिक एक्टिविटी निकाल देनी है तो उसको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि तमस का कारण नींद लेके आना है। तमस का कारण आपसे तामसिक एक्टिविटी या आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर पे तामसिक एक्टिविटी को करवाना है। राजस का काम जो है बेसिकली आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो सिर्फ राजसी एक्टिविटी में रहूँगा, सात्विक चीज़ नहीं कम लूँगा या मानसिक चीज़ों का कम सेवन करूँगा, तो उस केस में जो आपका है राजसिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी बॉडी की, वो आपको हाइपर रेगुलेशंस हो जाएंगी, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बेसिकली एंग्जाइटी की, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक ब्रेन से रिलेटेड, साइकेट्री से रिलेटेड मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे हर टाइम आप सोच ही रहे हैं, ब्रेन हर टाइम काम ही कर रहा है, क्यों? उसको तामसिक एक्टिविटी से रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये तामसिक एक्टिविटी, राजसिक एक्टिविटी मैंने बता दी। अब मैं आता हूं सात्विक एक्टिविटी पे। सात्विक एक्टिविटी वो होती है जो हमें एक सदकर्म की तरफ लेके जाती है, तो हमें अच्छा सोचने के लिए बोलती है, तो डेट इज काउंटेड सात्विक एक्टिविटी। अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो सात्विक एक्टिविटी में रहूंगा, मैं तामसिक और राजसी में रहूंगा, तो वो रोगी हो जाएगा। सात्विक में भी वो रोगी हो जाएगा। उसको अगर मैं प्रभु के भजन की बात करूं तो प्रभु का भजन करता रहेगा दिन रात, वो अपनी जीवनचर्या को छोड़ देगा। तो वो बेसिकली सत्व रजतम का भी, इन त्रिगुणों का भी, जो कि ये हमारे साइकिट्रिक त्रिगुण है, मानसिक त्रिगुण है, इनका बॉडी में भी एक बैलेंस फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने मुझे पहले प्रश्न में बताया था, वात पित्त कफ के 5 प्रकार हैं और ये किस तरीके से कोरिलेटेड है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ, और इसका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे क्या रोल है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब वात बढ़ जाएगा, लाइक जैसे कि व्यान वायु बढ़ जाएगी, तो व्यान वायु जो बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, हमारी जो इंटरनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है ब्लड वेसल्स की, उस पर प्रेशर ज़्यादा देगी। जो वो प्रेशर ज़्यादा देगी तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के अंदर, उसकी इनर लाइनिंग के ऊपर अगर वो व्यान वायु ज़्यादा जोर से ब्लड को पुश कर रही है, प्रेस कर रही है, तो वो व्यान वायु का डिसऑर्डर हो गया। तो यानी कि हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि व्यान वायु की म्यूटेशन से जो डिजीज हो रही है वो ब्लड प्रेशर है। तो उसमें हमें फिर उसको जब ठीक करना है तो हमने व्यान वायु को दोबारा नॉर्मल वे में लेके आना है। उसमें नॉर्मल वे में लेके आने के लिए व्यान वायु को कोरिलेट करने के लिए हमारे पास जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अगर ये थोड़ा सा साइकेट्रिक और स्ट्रेस से इंड्यूस है, कि साइकेट्रिक स्ट्रेस मैंने बोला कि आकाश महाभूत जो है ब्रेन सेल से बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पल्सेशन हो रहा है, अगर वहाँ से रिलेटेड है तो हमें कुछ उन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि जटामांसी, ब्रह्मी, वचा, उन चीज़ों को अगर हम ऐड करके पेशेंट को देते हैं एज कंपेयर टू वो बायोकेमिकल चेंजेस करने वाली मेडिसिन, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, उनको अगर हम सबसाइड करके, एक साइड करके, क्योंकि अगर आपने वो शुरू किए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या है, सिर्फ आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एलोपैथी का मैं खुद में बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर थेरेपी को मैं कभी भी उसके लिए एडवोकेसी नहीं करूंगा जिस थेरेपी के अंदर आपको लाइफ टाइम मेडिसिन को लेना पड़े। तो अब बेटर है कि आप उस चीज़ को, व्यान वायु को, बिगड़ी हुई वायु है, उसको आप वापस अपनी प्राकृतिक वे में ले आइए आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि एलोपैथिक मेडिसिन में जीवन भर हमें मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेदान में ऐसा क्या आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से कोई ऐसी औषधि तैयार की है जिससे लेकर वात पित्त कफ हमारी एकदम बैलेंस्ड रहे? आयुर्वेदान का तो मोटिव ये है कि किसी भी आदमी को मेडिसिन लेनी ना पड़े, क्योंकि मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में बोलता आया हूँ कि आयुर्वेद का जो मेन मोटिव है वो स्वस्थ स्वास्थ्य संरक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न जो है। तो हमें तो बेसिकली स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और जो आतुर है यानी कि पेशेंट है उसके विकारों को शमन करना है, खत्म करना है, पेशेंट को वापस उसको उसके नॉर्मल प्राकृतिक वे में लेके आना है। तो आयुर्वेदान का तो बेसिक मिशन ही ये है कि हमें प्रोस्पेरिटी गेन करनी है, और इस ह्यूमैनिटी वर्क के साथ कि हम हर एक व्यक्ति का हेल्थ वेलनेस मेंटेन रख सकें आयुर्वेद के माध्यम से। तो अब हम लोगों ने आयुर्वेद को आयुर्वेदान में जो ट्रांसफर किया है, पर्टिकुलर इस सेक्शन के अंदर जो मैं वात पित्त कफ के लिए बोल रहा हूँ, तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने जो जोर दिया है वो हम लोगों ने किसी एक्सट्रैक्शन वाले मेथड पे जोर नहीं दिया है। हमने ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल मेडिसिन को ट्रेडिशनल आउटकम से ही बनाकर प्रस्तुत किया है आयुर्वेदान के माध्यम से, जो हम आयुर्वेदान अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मेडिसिन को बना रहे हैं। और उसके अंदर हम लोग जो बनाने का जो हमारा माध्यम रहता है और जो उसको प्रयोग का माध्यम रहता है, रिसर्च का माध्यम रहता है, तो हम उस पर फोकस करते हैं कि हम बॉडी की ब्लड सेल्स के अंदर बेसिकली बायोफिजिकल चेंज कॉन्स्टेंट लेके आएँ रेदर देन बायोकेमिकल चेंज, क्योंकि बायोकेमिकल चेंज है वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। वो बायोकेमिकल चेंज
बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन की पर्टिकुलर सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है तब तक के लिए होते हैं, और उसके बाद वो जब मदर सेल से न्यू डॉटर सेल बनती है तो वो वही डिजीज्ड जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी डॉटर सेल को देती है, अगर हम लोग बायोकेमिकल चेंजेस लेके आ रहे हैं, लेकिन दवाई की मदद से। अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर हम लोग उसमें बायोफिजिकल चेंजेस लेके मेडिसिन दे रहे हैं, जो गुरुवादी गुणों का कंसेप्ट है आयुर्वेद का, तो उससे क्या होगा कि मदर सेल से डॉटर सेल को जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एक हेल्दी सेल की इन्फॉर्मेशन जाएगी, ताकि जो मदर सेल ने तो डिजीज को बियर करके बॉडी को डिजीज्ड किया है, लेकिन जो डॉटर सेल बन रही है वो डिजीज ना बने, वो हेल्दी बने। और अगर इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे आयुर्विधान के माध्यम से तो डेफिनेटली वो डिजीज हमारी इरेडिकेट हो जाएगी। लाइफ टाइम मेडिसिन हमें किसी भी डिजीज के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। सर, बहुत अच्छा लगा सुन के कि किस तरीके से आयुर्विधान का एक ही लक्ष्य है कि किसी इंसान को दवाइयों पर ही ना रहना पड़े, वो स्वस्थ रहे अंदर से, और घरेलू उपचार करके, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी औषधियों के बारे में, किस तरीके से आप घरेलू उपचार करके जो आपके किचन में औषधियां हैं उनको इस्तेमाल करके शारीरिक और मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। और यही आयुर्विधान भी कहता है, क्योंकि सर जैसा कि आपका मिशन है प्रॉस्पेरिटी विथ ह्यूमैनिटी, और मानवता को हमें आगे बढ़ाना है, और यही एक उम्मीद है कि हम जीवन कल्याण की तरफ आयुर्विधान आगे बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स, हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।